आज का टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये टॉपिक हम देखेंगे क्लास 10 NCERT, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये क्लासिफिकेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जब तत्वों का खोज हुआ, यानी सन 1800 साल में जब तत्वों का खोज होने लगा तो बहुत सारे तत्व मिलते गए ना। सबसे पहले 36 तत्व मिले थे। ठीक है, इसके बाद 93 हो गए। इसके बाद आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं तो 119 हो गए हैं। 18 से 19 तत्व की खोज हो गई है। तो इनका वर्गीकरण करना आवश्यक हो गया था उस समय से ये वर्गीकरण किया जाए। ये सिंपल सी बात है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कहीं यदि सपोज करो कोई विद्यालय ही है तो वहाँ वर्ग क्लास, पहले तो यदि बच्चे कम होते हैं तो क्लास बांट दिया जाता है, क्लास वाइज होते हैं। ठीक है ना, तो क्लास वाइज करना भी वर्गीकरण है। क्लास वाइज के बाद यदि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो वहाँ सेक्शन में बांट दिया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन हो जाते हैं, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है ना, तो इस तरह से सेक्शन में बांटे जाते हैं। लेकिन ये जो बंटवारा होता है क्लास वाइज या सेक्शन वाइज, इसका कुछ गुण धर्म भी होता है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी क्या होती है? या तो हम सबसे पहले तो क्लास टाइप में बांटे, तो जो जिस क्लास में है एक क्लास वाले को एक क्लास में हम बांटते हैं। नाउ सेकेंड यदि टाइप से हम और डिवाइड करना चाहें, बहुत गैदरिंग हो गई, तो अब हम या तो अल्फाबेट उठा लेते हैं। ठीक है ना, कि ए से लेके बी तक या सी तक या डी तक ग्रुप ए में रहेगा। उसके आगे वाला जो अल्फाबेट है ग्रुप बी में रहेगा। उसके आगे वाले ग्रुप सी में रहेगा। ये भी बेस बनाया जा सकता है। अदरवाइज एडमिशन नंबर वगैरह, जिस समय बच्चों का एडमिशन होता है ना, तो एडमिशन नंबर जनरेट होते हैं। वो एडमिशन नंबर वाइज भी कर दिया जाता है, जो 1 to 50 या 1 to 60। सेक्शन ए में 61 to फिर 120 तक सेक्शन बी में है, इस तरह से बांट दिया जाता है। तो बेस बनाया जा सकता है, कई टाइप के बेसिस हो सकते हैं। ठीक है ना, दीज आर द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ यदि जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ, मेन हमारा इमेज क्या है ये देखना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये देखना है। ठीक है ना, कि तत्वों का वर्गीकरण हम कैसे करें, या हम न करें, हम क्यों करें, कैसे किया गया है। तत्वों का वर्गीकरण जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो साइंटिस्ट थे वो किस आधार पर किए थे और वो कैसे हुआ था। ठीक है ना, उसका बेस क्या था। ठीक, तो ये समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या चाहिए? बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के मतलब ये है, हमारे कहने का मीन्स ये है, जैसे ये हम अभी ले लें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ जो हमारे एक टेबल बनाया गया, जिस टेबल में कॉलम और रो दिया गया था। कॉलम और रो यानी समूह और आवर्त के रूप में बनाया गया। सिंपल सी बात है, जिसमें जो आवर्त बनाया गया वो आवर्त था 6, 10, 16, 2, 18 तो कॉलम बनाए गए और 7 रो बनाए गए, यानी आवर्त 7 था।
आवर्त 7 था, असमूह 18 था। ठीक है ना। वो हिंदी में वैसे तो कॉलम और रो मान के चलो, रो था, यहाँ रो था ROW, रो था 7 और कॉलम यहाँ जो लेंगे कॉलम, तो ये था हमारे पास 18। इस टाइप का एक टेबल जनरेट किया गया था। इस टेबल में कौन सा एलिमेंट कहाँ प्लेस्ड होगा, ये बेसिकली हम लोगों को ये समझना है। ठीक है ना। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो हमारे पास अभी जो लेटेस्ट बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, आने वाला है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। वहां दिया रहेगा क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 17 का तत्व इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कहां पर स्थित होगा। ठीक है ना। तो इसका डिटेल हमें ज्ञात करके बताना पड़ेगा आंसर में। ये 17 परमाणु क्रमांक का तत्व आवर्त सारणी में कहाँ प्लेस्ड है, कहाँ प्लेस्ड है कि मीन्स किस रो में है और किस कॉलम में है। दिस इज द डिटेल ऑफ द एलिमेंट। ये डिटेल होगा, ये हमें देना होगा आंसर में। ठीक है ना। तो ये यदि देना होगा तो ये हमें लिखने के लिए इस कॉलम में या रो में प्लेस्ड करने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है ना। क्या पता होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे। हाउ कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट 17 फर्स्ट। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ले पा रहे हैं then your answer will be very easy। तो हमारा जो आंसर होगा ये प्लेस्ड करने वाला वो क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए अभी जो हम बोले थे कि हाउ कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट 17 और एलिमेंट 25 यानी एटॉमिक नंबर 25 और 17 मीन्स एटॉमिक नंबर 17। ये हम कैसे लिखे, बहुत ही क्या है, इजी है। इसको जनरल माइंड से देखेंगे बहुत ही आसान दिखेगा, कॉम्प्लिकेटेड माइंड से देखोगे तो फिर बहुत दिक्कत सी होगी। इसलिए हम जनरल वे में देखें। वैसे देखो, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, ठीक है ना, बहुत सारे रूल्स हैं। अकॉर्डिंग टू द बोरबरी योजना यानी बोरबरी स्कीम, रदरफोर्ड स्कीम, ये एक वैज्ञानिक थे ऑक्टल, वो ऑक्टल रूल दिए। ठीक है ना। तो वो उन लोगों के अष्टक का नियम, वैज्ञानिक का नाम अष्टक था, वो उसी पर वो अष्टक का नियम बन गया था। तो ये जो रूल्स हैं उन सब रूल्स को यदि देखें तो वो बहुत सारे रूल्स है, 10-12 रूल्स दिए थे। वो रूल्स, सारे रूल्स को मर्ज करके एक हमारे सामने वैज्ञानिक थे ऑफ-बाउ, तो वो एक तरीका बताए, जो तरीका इन सारे रूल्स को क्या करता है, फॉलो करता है, और हम सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस तरीका को अपना के लिख पा रहे हैं, लिख पाते हैं। तो वो यदि लिख पाते हैं तो हम उस तरीका को देखने जाएं, क्योंकि मेन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसलिए उधर हम डिटेल जाना नहीं चाहेंगे, हम वहां से चलते हैं ऑफ-बाउ का सिद्धांत जो है वो देखेंगे कि कैसे वो लिखे थे, उनका तरीका क्या था। तो उनका तरीका ये था
वो एक तरीका दिए, स्ट्रक्चर बनाए, उस स्ट्रक्चर के अनुसार इस एटॉमिक नंबर को यानी जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना होता है उसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में उस पर हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। तो ये लिखने के लिए स्ट्रक्चर हम यदि देखें, स्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो ये हो गया 1s, वो लिखे थे 1s। देखो अभी हम यदि लिखेंगे, जो बच्चे नए हैं कृपया वो थोड़ा सा और हल्का सा गहराई में इसको समझ लें, डिटेल में समझ लें कि ये हम अभी लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे एस, कहीं लिखेंगे पी, कहीं लिखेंगे डी, कहीं लिखेंगे एफ। ये हम इस तरह से लिखेंगे। ये क्या है? ये सब सेल हैं, ये हमारा क्या है? सब सेल हैं, ठीक है ना। यानी और हल्का सा पीछे और यदि हम बैकग्राउंड को ले चलें तो हमें पता है कि परमाणु में यानी एटम में 3 मौलिक कण पाए जाते हैं ना, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलते हैं। उससे पहले जाओगे तो वो डेफिनेशन था जे दैट पार्टिकल विच इज नॉट कट नाउ इज कॉल्ड एटम। लेकिन जो उसके बाद में हुए, जैसे डाल्टन हो गए, रदरफोर्ड हो गए, चैडविक हो गए, बहुत सारे आए, तो ये लोग अपना सिद्धांत जब प्रतिपादित किए दिए तो ये लोग बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, एटम भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उनका स्थान भी ये लोग बताए, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के नाभिक में यानी न्यूक्लियस में रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उस एटम के नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं यानी KLMN, उस कक्षा का नाम दिया गया था KLMN। वैसे इंटर तक 4 टाइप के कक्षाएं हम पढ़ते हैं। इंटर के बाद यदि आगे सिलेबस में जाएंगे तो ये कक्षाएं 7 हो जाती हैं। तो KLMNOPQ यानी 7 कक्षा होती है। ऑर्बिट्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट्स, जिसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं। ये 7 ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं चारों तरफ, ठीक। तो अनटेंडम घूमते रहते हैं। ऐसा इससे काम चलने वाला है क्या? नहीं, ऐसे नहीं काम चलता। घूमते तो रहते हैं लेकिन हर एक कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिफाइन है अकॉर्डिंग टू द किसके लॉ के अनुसार? 2n²। कौन दिया था? बोर की रदरफोर्ड। किसका नियम था? बोर-बरी योजना में या रदरफोर्ड योजना? रदरफोर्ड योजना, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला था कि 2n² ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ईच कक्षा में। तो ईच कक्षा में नंबर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, यानी यदि हम देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट फर्स्ट। ऑर्बिट फर्स्ट, ऑर्बिट फर्स्ट यानी कौन सा? के कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2n²। तो इसमें रख दें हम, ये हमारे पास फार्मूला था 2n², यानी के कक्षा के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा, ठीक है ना। नाउ सेकेंड जो था के के बाद के एल में यदि हम ये देखना चाहें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल के लिए यहाँ n = 2 होगा। तो 2 होगा यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कितना हो गया? 8 हो गया। तो एल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। KLM नंबर थर्ड क्या होता है? एम।
एम में यदि चले तो एम के लिए n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3 यानी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 18, यानी थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 18 हो सकते हैं, जो कि अभी हम और आगे जब डिटेल आगे चलेंगे ना तो ये वहां से वेरीफाई हो जाएगा जो ये होते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट KLMN नंबर फोर्थ में यदि हम देखें तो फोर्थ के लिए ये हो जाएगा 4, यानी 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 32। तो इस तरह से KLMN ये हम अभी ये दीज आर द नॉट मेन पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, ये हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा पीछे हम जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम यहाँ से यहीं पहुंचेंगे, हमारा मेन एम यही है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, लेकिन ये बेसिक सबके पास जानकारियां होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ से उठाए ताकि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लिखना शुरू कर दें तो ये समझने में दिक्कत आएगी कि ये कहाँ से लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमें पता चल गया कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं जहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसके साथ ही डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट्स तो होते हैं, सबको पता चल गया, लेकिन जैसे हमारे पास जो फ्लैट खरीदते हैं हम लोग या मकान बनाते हैं, तो किसी का मान लो 30 गज का प्लाट है, तो 30 गज के प्लाट में हम कहें कि 30 गज का प्लाट है, 10 कमरा के मकान है हमारा, ये पॉसिबल है कि 30 गज का प्लाट है या 10 कमरे की मकान है, और 30 गज में 10 कमरा बनेगा नहीं बनेगा ना। तो यदि नहीं बनेगा, जैसे फ्लैट हम लेते हैं तो 1 BHK 2 BHK MIG LIG बहुत सारे डिफरेंट टाइप का ये सब संज्ञा से संबोधित किया गया है, टाइटल दिया गया है, नथिंग, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ आ जाए, कहने का मतलब ये है कि वैसे ही यहाँ जैसे अकॉर्डिंग टू द स्पेस नंबर ऑफ रूम जनरेट हो सकते हैं, वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ये तो हो गया कोश, ये हो गया हमारा कोश यानी कक्षा यानी ऑर्बिट, सेल, इसको कई शब्दों से संबोधित किया जाता है। ऑर्बिट भी बोला जाता है, शेल भी बोला जाता है, एनर्जी लेवल भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल से भी संबोधित किए जाते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसे कक्षा कहते हैं कि ये क्लास है, जो भी है। तो ये प्रत्येक सेल के लिए यानी प्रत्येक ऑर्बिट के लिए सब सेल होते हैं। क्या होते हैं? सब सेल यानी उपकोष, इसे कोष भी कहते हैं हिंदी में, कोष, हिंदी में इसे कोष भी कहते हैं, इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो प्रत्येक सेल में सब सेल होते हैं और वो सब सेल उतने ही हो सकते हैं जितना नंबर का वो सेल है। जितने नंबर का सेल है, ये समझने की बात है, जितने नंबर का सेल है उतने ही नंबर सब सेल उसमें होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आई सिंपल सी बात है, 9th या 10th के बच्चे सारे डिवीजन मेथड से रूट निकालने सबको आता है ना। तो डिवीजन मेथड से जो हम रूट निकालते हैं उसमें यदि 2 बार ले जाते हैं, 2 तो 2 ही बार ले जाएंगे। 2 से यदि हमको डिवीजन करना है तो 2 बार ही ले सकते हैं। 3 से ले जाना होगा तो 3 ही बार ले जाएंगे। 4 से ले जाना होगा तो 4 बार ही ले जाएंगे। 5 से ले जाना हो, कटाना होगा तो 5 बार ही ले जाएंगे। ये ऐसा नहीं है जब 5 से कटाना है तो हम 8 बार ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, नहीं है। जिसको डिवीजन मेथड से रूट आता है, रूट निकालने, वो सेम वही कहानी है यहाँ भी। यदि के सेल हैं
तो इसमें जो सबसेल होगा तो के का कौन, के सेल कितने नंबर का है, फर्स्ट है ना, तो इसमें केवल एक ही सबसेल होगा, यानी जितने नंबर की कक्षा होगी उसमें जो सबसेल बनेगा वो उतने ही बनेगा। इसको एक और तरह से समझ सकते हैं कि मान लो क्लास फर्स्ट है तो क्लास फर्स्ट में एक ही सेक्शन हो सकता है हमारे कहने के अनुसार। क्लास 2 है तो उसमें 2 सेक्शन बन सकते हैं। क्लास 3 है तो उसमें 3 सेक्शन हो सकते हैं। क्लास 4 है तो उसमें 4 सेक्शन बन सकते हैं, ठीक है ना। सेम उसी तरह से यदि के कोष हैं तो इसमें सबसेल नंबर ऑफ सबसेल विल बी इक्वल टू 1 ओनली और दैट इज कॉल्ड एस। वो सबसेल कौन सा होगा, एस। यानी के केस में ऑर्बिट नंबर के यदि है तो इसमें केवल एक सबसेल पाया जाएगा, एस। यानी ये सिंगल बेडरूम सेट है, ठीक है ना, एक ही कमरा बन सकता है, ठीक है। एल में चले जाएं तो एल का कोष यानी ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है ये, दूसरे नंबर का ऑर्बिट है। तो दूसरे नंबर का ऑर्बिट है तो इसमें कितने सबसेल हो सकते हैं, 2। यानी इसमें ये दोनों होते हैं, एस भी होता है और एल में दोनों होते हैं, एल और एस और पी दोनों पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से एम में चले जाओ तो एम में कितने से सबसेल होंगे, 3, एस पी और डी, तीनों सबसेल एल में पाए जाते हैं, ठीक है। और एन में यदि चले जाएं तो एन में ये 4 जो सबसेल लिखे गए हैं एस पी डी ए, ये चारों सबसेल एन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी किसी तत्व का यदि एटॉमिक नंबर 32 है, ठीक है ना, तो उसके बाह्य कक्षा में 4 ऑर्बिट पाए जाएंगे, कितने, 4। और 4 ऑर्बिट तो पाए जाएंगे ही, 4 ऑर्बिट के ये जो चौथा ऑर्बिट है, चौथे ऑर्बिट में 4 सबसेल पाए जाएंगे, एस पी डी ए। ये अभी हम इसी बात को डिटेल देखेंगे और देखेंगे, मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके साथ ही ये सेल में यानी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने देखा 2, 8, 18, 32, ठीक इसी तरह से ये जो सबसेल है यानी इसको हम रूम की उपाधि दिए थे, कमरे की उपाधि दिए थे, ये कमरा है इसमें, ठीक है ना। तो यदि कमरा है तो कमरा जो किराएदार के लिए दिया जाता है उसमें मकान मालिक पहले ही पूछता है किराएदार से, कमरा किराए पर देने से पहले क्या पूछता है, कितने लोग रहेंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं है ये कमरा है या 10 लोग उसी में सवार होंगे आके, तो ऐसा कमरा वो देगा नहीं देगा ना। यदि पूछ लेगा कि सिंगल आदमी है, 2 आदमी रहेंगे या 2 से अधिक रहेंगे, तो वो उस तरह के कमरा दिखाएगा। यदि उसके पास, मकान मालिक के पास इस टाइप से कमरा अवेलेबल है तो वो दिखाएगा उस टाइप से कमरा। नहीं, यदि सेम साइज का कमरा होगा तो बोलेगा, यदि नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे तो बोल देगा कि 2 कमरा ले लो, या बोलेगा ना कि 2 कमरा ले लो, 3 कमरा ले लो भैया, 1 कमरा से काम नहीं चलेगा। तो सेम उसी तरह से ये हमारे हैं सबसेल यानी रूम मान लें हम, तो प्रत्येक रूम में जैसे रहने वाले नंबर ऑफ पर्सन निर्धारित हैं तो यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निर्धारित हैं। यानी ये ध्यान रखना कि एस सबसेल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा इस कमरे में इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते, ठीक है ना। इसमें कितने रह सकते हैं, 6। इसमें यानी P में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कितने,
6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं P में, बड़ा कमरा होगा। D में यदि चले जाएं तो D में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड इन D, ठीक है ना। F में चले जाएं तो F में कितने? 14, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये मैक्सिमम कण रहने की मैक्सिमम कंडीशन है, ये ध्यान रखना। कम होगा तो रहेगा। ये जो नंबर है, दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्लेस्ड इन दी सबसेल, ठीक है ना। अब इसको देखे जाइए, यदि रह सकता है, इतना डिटेल हम देख लिए, ये काफी है। ये भी हमें पता है कि K में केवल एक ही मिलता है, L में 2 सबसेल पाए जाते हैं, S और P, M में 3 पाए जाते हैं। यानी यहाँ से यदि हम लिखना चाहें सबसेल की संख्या, तो यहाँ केवल S मिलता है, यहाँ S और P भी मिलेगा, यहाँ S, P और D भी मिल जाएगा, यहाँ S, P, D और F भी मिल जाएगा। ये देखो यहाँ हमने लिख दिया। यानी K कोष में केवल एक सबसेल होगा, L में 2 होगा, M में 3 होगा, N में 4 होगा। क्लियर है? अब हम चले अफबाउ का प्रिंसिपल देखने के लिए। अब देखेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ अफबाउ। प्रिंसिपल ऑफ अफबाउ जो है वो कोई रिटन प्रिंसिपल नहीं है, याद करने वाला प्रिंसिपल नहीं है कि हमें सिद्धांत याद करना है। इस कंस्ट्रक्शन है, एक बनावट है, एक डिजाइन है। वो एक डिजाइन में अपना प्रिंसिपल को प्रतिपादित किए, जिसे हम यदि उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो अभी जो हम 3-4 बताए थे, 3-4 वैज्ञानिक के नाम, बोरबरी, रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, सोमरफेल्ड, बहुत सारे हैं। तो ये सबका जो कंडीशन है वो फॉलो कर लेगा, ठीक है ना। तो हम सीधे वहीं चलते हैं। तो ये अफबाउ का जो स्ट्रक्चर था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वो हम लिख रहे हैं। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। तो ये सपोज करें तो ये लिखे थे सबसे पहले 1s, नीचे 2s, 2p, उसके नीचे आ जाओ तो 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4a, ठीक है। नाउ 5s, 5p, 5b, 5a, 6s, 6p, 6d। तो ऐसे और भी हम इस तरह से नीचे तक लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो ये हम ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद इसका नंबर करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। ये पैरेलल लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन इस तरह से ड्रा कर लेंगे इंक्लाइंड में, और इसके बाद
ये हम ऐसे लिखते हैं, ये देखो ये हमने मोड़ दिया, ये हमने मोड़ दिया। ठीक है, इसमें हमने एरो लगा दिया जो हमें चलना ऐसे है। ठीक है, इस तरह से हम राउंड में चलते हैं। राउंड में चलने के बाद अब देखो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम यही लिखने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 होते हैं, यहाँ भी 2 होते हैं। मैक्सिमम 6, अगेन 2, 6, 2, 6, 10, 2, 6, 2, 10, यहाँ जाओगे तो 6, 10, 14। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इस पर लिख दिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इस पर लिखा हुआ है ना। अब हमें ये भी पता है कि हमें चलना कैसे है, यानी स्टार्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, और रो जो एरो दिया गया है एरो के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, यानी एरो के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये हमें जो फाइनली मिलेगा क्या मिलेगा, 1:2, 2:2, 2p6, 2p6 के बाद क्या मिलेगा, 3s2, 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 3s2 के बाद 3p6, 3p6, 3p6 के बाद मिल जाएगा 4s2, 4s2 के बाद क्या मिल जाएगा, 3d10, 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 4p6, 4p6, 5s2, 5s2, 5s2 के बाद आ गया 4d10, 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 अगेन 5p6, 5p6, 5p6 के बाद क्या आएगा, 6, 6s2, 6s2, एंड सो ऑन। इस तरह से मिला, ये हमें मिला। ये देखो, ये स्ट्रक्चर लिखने का मतलब ये है कि यहाँ जो मिल रहा है वो सीरियली नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 वाला पूरा खत्म हो जाए या 3 के सारे सब सेल खत्म हो जाए तब 4 चालू होगा, 4 के सारे खत्म हो जाए तब 5 भी स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा नहीं है। फर्स्ट तो ठीक है, सेकेंड भी ठीक है, थर्ड में देखो, थर्ड में 3 सबसेल होते हैं ना, 3 सबसेल होते हैं थर्ड में। 2 सबसेल के बाद चौथा सबसेल शुरू हो गया, उसके बाद फिर तीसरा पूरा हुआ, अगेन फिर चौथा आया, चौथे के बाद क्या आ गया, चौथे का सेकेंड सबसेल आया, फिर आ गया 5वें का फर्स्ट सबसेल, फिर हमारे आ गया 4th का थर्ड सबसेल। इस तरह से ये मिलेगा, यानी यहाँ जो मिलता है वो क्रम चेंज होके मिलता है, ठीक है ना। और ये क्रम चेंज होके जो मिलता है, दीज आर डिपेंड ऑन द मेनी प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट विच इज गिवन अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर से हमारा मैक्सिमम कहानी ये वाली सॉल्व हो जाती है।
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम यदि देखें तो वो उसकी मैक्सिमम कहानी यहाँ से क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, यानी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। ये कैसे, तो ये देखने के लिए मान लेते हैं हम एक आध एग्जाम्पल अभी उठाएंगे, उस एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये फिर हम पहुंच जाएंगे यहाँ क्लासिफिकेशन पर। तो ये जो कहानी है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, सपोज करो हमारे पास अभी हम जो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल जो लिए थे वो 17 बोले थे कि 17 एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट है तो वेयर प्लेस्ड इन पीरियोडिक टेबल। तो वो उसके लिए हम यहाँ से 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर से जोड़ते जाओ, ऐड करो, तो हमारा 17 ही कंप्लीट होना चाहिए। तो क्या मिलता जाएगा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए। इसके बाद क्या आएगा 2s2, 2p6, 2p6 के बाद क्या आ गया 3s2, 3s2 के बाद 3p6, कितने हो गए 4, 3p6 नहीं बल्कि यहाँ 3p5 ही होगा। देखो ये हो गया 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 5 17, यानी ये हो गया 17 एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना। 17 का कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, तो यदि ये मिल गया, ये यदि हम लिख लिए तो जो रो एंड कॉलम हम देखते हैं ना, रो एंड कॉलम, तो ये जो दिखाता है ये क्या 3 सबस नंबर ऑफ सबसेल इंडिकेट द नंबर ऑफ रो इन पीरियोडिक टेबल। नंबर ऑफ सबसेल डिफाइन करता है नंबर ऑफ रो इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये यहां से हमें डिफाइन हो गया जी, ये रो ROW, रो कितना हो गया 3, रो कितना हो गया 3 हो गया, यानी थर्ड रो का P कॉलम जो बनाएंगे ना, हम क्या बनाएंगे, कॉलम जो बनाएंगे, या तो कॉलम बना लो, कॉलम गिन लो, दोनों तरीके से गिन सकते हैं, या जो रो है उस रो के मैक्सिमम सारे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, सारे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो तो भी कहानी वहीं पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचेगी। P अलग होता है, D पहले आ जाता है, P लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये कहानी यदि है तो अब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रो तो हमारा डिफाइन हो गया ना, रो इज इक्वल टू 3, ये क्लियर है, डिफाइन है। अब जो P का कॉलम है, जो कॉलम बनेगा ना, उसमें 3 सेक्शन बनाए जाएंगे। एस का 2, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही होता है। P का 6 और D का 10। तो D का एस के बाद D का कॉलम होता है, उसके बाद P का कॉलम रहता है। ठीक है ना, तो P के कॉलम में 5वें नंबर पर ये जाएगा, यानी कॉलम P में 5वें कॉलम में तीसरे रो का एलिमेंट ये है। समझ में आया, नहीं आया, आ गया। चलो अब इसको ही बनाते हैं, ये बना के देखते हैं कि कैसे होगा। हम आ जाए अपनी विषय वस्तु पर, तो देखो ये कहानी ये है कि ये होते हैं ऐसे, यहाँ तो 2 रहेगा,
ठीक है ना, ये 2 ही होगा, हो गया 2। एस के 2 हो गए, एस के बाद डी आ जाएगा, डी में 10 होते हैं, तो 10 के मतलब ऐसे बना लो, 3 से ये आ गया, ये आ गया 2 3 4 5, यहाँ ले लो तो 6 7 8 9। देखो ये पी डी भी हो गया, ये हमारे एस के 2 हो गए। इसके बाद हमने डी का बना दिए 10, ठीक है ना। डी के 10 के बाद हमारे क्या हो जाएंगे, पी के 6, पी के कितने होंगे, 6 बनाने हैं, तो ये 6 बनाने हैं, तो पी के 6 बना लो। ये हो गए पी के 6, ठीक है। अब यहां से ये कितने होते हैं, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 होते हैं। बाकी नीचे का क्या कर दो, रिमूव कर दो। ये रिमूव हो गया। ये है हमारे एस, ये सारे के सारे क्या हैं, डी, और ये है हमारा पी, ठीक है। एस में 2 है, पी में 6 है, डी में 10 है, ठीक है ना। यानी टोटल ये 18 है। टोटल कितने हैं, 18 होगा। और ये टोटल कितने हैं, ये 18 है टोटल ऐसे, और ये टोटल कितने हैं, 7 है। ये कितने हैं, 7 है। तो ये अभी जो हमने बोला कि रो थर्ड रो में, तो थर्ड रो यानी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो में पी के कौन से कॉलम होगा, P5, तो 1 2 3 4 5, यानी यहां होगा, ये यहां होगा CL, ठीक है। तो इस तरह से यदि एटॉमिक नंबर हमें पता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए ये डिफाइन कर सकते हैं, ये हम बता सकते हैं कि हमारा ये तत्व पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहां पर होगा, ठीक है। सपोज करो हमारा है 11, हमने 11 पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, 11, एटॉमिक नंबर कितना, 11। तो यदि हम देखना चाहें 11 का, 11 तो लिखना शुरू करो 11 का, तो क्या आएगा, 1s, ये आ गया 1s 2, इसके बाद क्या आएगा 2s 2, 3s नहीं 2p 6, इसके बाद 3s 1, ये आ गया ना 3s 1, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेल कहां तक जा रहे हैं, थर्ड तक, यानी रो नंबर कितना होना चाहिए, 3। ये तीसरे रो का S1 यानी फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो थर्ड रो में 1 2 3, थर्ड रो में कॉलम कौन सा, फर्स्ट, तो ये यहां होगा Na का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17, तो यहां होगा सोडियम। तो सोडियम का भी स्थान हम निर्धारित कर लिए ना। तो इस तरह से
यदि ये लिखने आ गया क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें हम किसी भी तत्व का स्थान का निर्धारण कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब यदि हम देखें इसके अलावा, अब देखो ये एक चीज इसमें और है, SPD 3 का तो इस टेबल में यहाँ जिक्र है ना, लेकिन इसके अलावा भी तो होता है ना, तो एक और होता है F, इसके अलावा भी एक और होता है F। F के जो जितने एलिमेंट हैं वो यहाँ रख दिए जाते हैं। F के एलिमेंट कहाँ रखे जाते हैं? यहाँ नीचे रखे जाते हैं। यानी शायद 58 से लेकर 10 एलिमेंट ये आ जाते हैं यहाँ फर्स्ट वाले में, और बाकी एलिमेंट जो होते हैं शायद 72 से 90 से लेके बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो चले जाते हैं नीचे। इन दोनों, ये एफ वाला है, एफ ग्रुप है, एफ है, और एफ में कितने होते हैं? 14। इसमें 14 होते हैं, ध्यान रखना, ये 14 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये एफ वाले 14 होते हैं। इन दोनों का नाम होता है, नाम है अलग अलग। क्या नाम है इन दोनों ग्रुप का? ये हमारे जो एफ के ये जो दो ग्रुप दो रो दिख रहे हैं एफ का, ठीक है ना, तो ये दो होते हैं लेंथिनाइड एंड एक्टिनाइड। ये जाते हैं कितने से? 58 से 10 यानी 67 तक, 72 1 यानी कितने हो गए? एक सेकेंड, ये 58 टू 71 तक 14, तो ये 14 जाएगा इसमें, ठीक है ना, और ये 14 का तो है, ये कंप्लीटली फुलफिल होगा इसमें। एक्टिनाइड जो नीचे दे रखा है एफ का सेकेंड रो, इसमें 10 ही होते हैं कंप्लीटली फुलफिल, तो ये भी कंप्लीटली फुलफिल होता है, ये कंप्लीटली फुलफिल होता है। अच्छा, यस, इसमें कम मिलेंगे रो नंबर, ये जो देख रहे हो ना, रो 7, तो ये 6 में यदि एलिमेंट हम लिखना शुरू करें तो ये 10 तक ही मिलेंगे, इसके आगे नहीं मिलेंगे। वो अभी तक तो खोजे नहीं गए हैं, वो उसका स्थान छोड़ दिया गया था मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, यानी वो जब मिलेंगे तो उसको लिख दिया जाएगा। उसका स्थान पहले से ही निर्धारित करके छोड़ा गया है, ठीक है ना। सिक्स में या 7, ये देखें, अभी जो हमने बताया इसमें थोड़ा सा संशोधन करने की बात ये है कि अभी हम बता रहे थे कि 7th में कुछ खाली है, अब खाली नहीं है। ये जिस समय 111 परमाणु एटॉमिक नंबर के एलिमेंट खोजे गए थे, उस समय 7th खाली था, ये 7 खाली था, लेकिन नाउ ए डेज आजकल में सारे के सारे खोजे जा चुके हैं। यानी हमारे पास 118 एलिमेंट मौजूद हैं, और पूरे 118 का स्थान इसमें निर्धारित किया जा चुका है, सारे के सारे फुलफिल है। यानी अभी जो हम खाली बोल रहे थे, आज के डेट में कोई जगह खाली नहीं है, और खाली तो ऐसे भी ना रहेगा। कुर्सी के लिए देख ही रहे हैं जो 5 राज्यों में मारामारी चल रहा है, तो खाली रहेगा?
खाली तो होने का ना है, खाली होगा तो एक एक कुर्सी पर कई लोग सवार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा फुलफिल है। और बाकी रहा जी इसका ये जो स्थान निर्धारण करने के बाद, तो ये दीज आर डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। और वो प्रैक्टिस कुछ नहीं है, ये लिखने आना चाहिए, ये कहानी कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। ये भी बहुत ही आसान तरीका हमने बता दिया, समझाया। अबाउ का प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल यू कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी इजी। एंड उसके बाद क्या कर सकते हैं, गिव योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच इज, कहा अभी 2022 के पेपर में आने वाला है, उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके से हम दे सकते हैं, ठीक है ना। सपोज करिए एक आध और हम एग्जाम्पल उठाना चाहें तो उठा के देख सकते हैं। ये लैथेनाइड एंड एक्टिनाइड के केस में यदि हम देखें, ठीक है, तो ये केस में देखेंगे तो एफ में चूंकि ये 4 कृपया ये 4 का अपवाद के रूप में सेट करना पड़ेगा इन योर माइंड, अपने अपने दिमाग में वो ये सेट करना पड़ेगा। ये देखें कहानी ये है, इसमें ये लैंथेनाइड का जो एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअल में होते हैं 15। कितने होते हैं? 15 होते हैं। और एक्टिनाइड के भी एलिमेंट 15 होते हैं, 15 एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल if we can place only 14 element, ठीक है ना। हम एफ में केवल 14 एलिमेंट को ही सेटअप कर सकते हैं, 14 के अलावा नहीं हो सकता। जबकि ये हमारे एलिमेंट होते हैं एक्चुअल में होते हैं 15, 14 प्लस 1, 14 प्लस 1। ये जो हमारे तत्व होते हैं ना, ये होते हैं 15-15। लेकिन हमें जो एफ ब्लॉक में हम जो एलिमेंट्स ले जा सकते हैं वो कितने ले जा सकते हैं? 14 ही ले जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ सबसेल विल बी इक्वल टू 14 ओनली। इसलिए ये कृपया दिमाग में सेटअप करें एज ए अपवाद, ठीक है ना, कि ये जो 57 एंड 58 का जो F1 या 58 नहीं 57 एंड 89, 57 एंड 89 वो देखने में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये 4F1 में होना चाहिए, ये 5F1 में होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हम यदि यहाँ से 57 ले लें तो ये 71 के बजाय 72 हो जाएगा, जबकि 72 नहीं है। 72 एलिमेंट लैंथेनाइड एलिमेंट्स नहीं होता, ठीक है ना। यानी 71 तक ही लैंथेनाइड होते हैं, तो 71 तक ही लैंथेनाइड होते हैं। तो हम लैंथेनाइड को यदि F1 में ले जा रहे हैं F में, तो ये हमें स्टार्ट करना पड़ेगा D1 से, ठीक है ना। यानी यहीं से ये D1 से और ये D1 से 4D1 एंड 5D1, यानी ये रिप्लेस कर देना है हमें 4D1 में, और ये रिप्लेस कर देना है
ये नहीं, ये रिप्लेस कर देना है 5D1। ठीक है, यदि ये हम दोनों को 1 1 में रिप्लेस कर देंगे तो फिर हमारा जो F58 का क्या आया है, 58 का आया है 4F2 आया है ना। अब ये F में 1 हो जाएगा, F में क्या आ जाएगा ये, क्योंकि 1 वाले को हम किस में शिफ्ट कर दिए, D में 4D1 में शिफ्ट कर दिए। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड के केस में जो F1 आ रहा है उसको हम कहाँ रिप्लेस कर देंगे, D1 में। ठीक है ना, और F2 हमारा जो F2 होगा वो अब ओरिजिनल अकॉर्डिंग टू द पीरियडिक टेबल वो हमारा पहुंच जाएगा F1 में। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्कसिंग पॉइंट है और ये अपने माइंड में क्या करना है, सेटअप करना है, पहली बात। दूसरी बात, ये लेंथेनॉइड का यदि तत्व बोला, कहीं पूछा जाएगा कि लेंथेनॉइड का एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज, तो वो क्या होगा 57। यहां से नहीं होगा। F ब्लॉक टोटल लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड है, लेकिन जो ये सीरीज हमारा स्टार्ट होता है वो हो जाता है 57 से, जिसको हम ऑलरेडी रिप्लेस कर रखे हैं 4D1 एंड 5D1 में। ठीक है, तो ये पॉइंट माइंड अप करके रखना है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इस टाइप से टेढ़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है। यदि दे 57 की आवर्त सारणी में इसका प्लेस बताएं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये पहुंच जाएगा कहाँ, F1 में, 4F1 में। तो हमेशा ये दो चीज ध्यान रखना, ये 57 को रिप्लेस करना है, एक पीछे 5F1 को भी रिप्लेस करना है एक पीछे, यानी ये 5D1 में चला जाएगा और ये 4D1 में चला जाएगा। यानी यहां से ही स्टार्ट होता है ये सीरीज। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से ये टॉपिक अप्रोक्सीमेटली क्लियर ही है, कंप्लीट है। ठीक है, ये बेस्ड है। एक पॉइंट और ध्यान रखना चाहिए, ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल का जो एलिमेंट का प्लेसमेंट हुआ था, ये प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर किया गया था, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट नहीं किया गया था। अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट का इससे पहले का जो आवर्त सारणी है, यानी मेंडलीव का आवर्त सारणी, वो अकॉर्डिंग टू द वेट रखा गया था, जबकि उसमें बहुत सारी त्रुटियां मिली, कमियां मिली, जिसके चलते मॉडर्न पीरियडिक टेबल की आवश्यकता पड़ी। मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो लिखा गया, ये लिखा गया बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक वेट। ये हमेशा ध्यान रखना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, तो तुरंत बताएंगे बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, नॉट बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। ये भार के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था, एटॉमिक नंबर के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया था। क्लियर। तो ये जो लेंथेनाइड की कहानी है, इसको अगेन फिर हम एक बार देखना चाह रहे हैं। लेंथेनाइड की कहानी है कि यहाँ जो एक्चुअल में F1 आ रहा था, 4F1, ये हम खिसका दिए 4D1 में, आगे खिसका दिए ना। तो ये यदि आगे खिसक गया तो 71 यदि हम लिखेंगे ना, यानी 5D1
जो हमारा नेक्स्ट मिलेगा 5D1, वो ध्यान रखना कि ये एफ डी वाला भी अब ये 4F में खिसकेगा, क्योंकि सारे एक एक खिसकते हुए दिखेंगे। अब ये खिसक के चला जाएगा 4F14 पर, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे खिसकते हुए नजर आएंगे, आगे खिसक जाएगा ये, क्लियर। इसी तरह से ये जो 89 है, यहाँ 89 में यदि हम देख रहे हैं तो ये हमारा था 5F1, इसको हम खिसका के कर दिए थे 5D6 नहीं 5D1 पर कर दिए थे। तो ये यदि 5F1 वाला 5D1 पर कर दिए, खिसक गया ना आगे, यानी यहाँ ये जो मिल रहा था वो एक्चुअल में F1 मिल रहा था। इस F1 को हम D1 में यदि खिसका दिए तो ये जो 103 जो मिलेगा वो मिल जाएगा, मान ले हम कहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 7D1 पर। 103 का लिखोगे तो ये जाएगा 7D1, और 7D1 पर यदि गया तो 7D1 रिप्लेस टू द, ये खिसक के कहा चला जाएगा 6F, नहीं ये किसका है ना 103 खिसक के कहा जाएगा 5D1 रिप्लेस हो गया हमारा, 71 रिप्लेस हो गया, इसमें रिप्लेस हो गया 4F14 पर, ठीक है 4F14। क्लियर है। तो ये यदि हम देखें तो ये रिप्लेसमेंट वाला कहानी बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो 57 हम लिख रहे हैं या 89 का जो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग, तो ये चूंकि जा रहा था यहाँ, ये कहा जाना चाहिए F1 और यानी इस F1 जो F1 ले रखे हैं कॉलम, यहाँ जाना चाहिए। F के 2 रो ले रखे हैं ना, तो फर्स्ट रो के F1 पर ये जाना चाहिए था 57 और ये जाना चाहिए था 89 यहाँ, ठीक है। लेकिन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो एलिमेंट हैं वो हमारे D से स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो D से स्टार्ट होते हैं तो ये यदि हम इसके 57 को प्लेस कर दिए हम यहाँ, और 90 वाले को प्लेस कर दिए 7D1 में, तो यहाँ के जो एक्चुअल में एलिमेंट थे ना, यानी 71 एंड 103, वो रिप्लेस हो जाएंगे इसके लास्ट में। ये चले जाएंगे कहाँ, 71 आ जाएगा यहाँ, यानी ये 14 और ये भी ये 14, ठीक है ना। यानी ये 4 को तो हमेशा माइंड में रखो, 57, 89, 71 एंड 103। एक्चुअल में ये इसका लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 71 का, तो वो यहाँ दिखता। 103 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग वो यहाँ दिखता, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो दोनों जगह हैं वो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुका है, यहाँ से प्लेस्ड हो चुका है यहाँ से। अब ये यदि देखें इसको, जो अभी लेंथेनाइड एक्टिनाइड के हमारे केस आ रहे थे, उस केस को क्लियर करने के लिए यहाँ अभी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए इस बात को अभी हम क्लियरिफिकेशन करेंगे। ये 57 का जो हम लिखा जा रहा है, यानी 6 रो, 57 यानी 6 रो। ये जो हमारा रो है ये क्या है, 6ठा रो है, और 6 रो का ये कहानी जो चली, ये हमारा 4F1 आया लास्ट।
तो ये जो हमारा 4f1 आ रहा है, ये f1 का एलिमेंट यानी 4f1 का एलिमेंट ये कहाँ रिप्लेस हो जाएगा? 5d1 पर। तो 5d1 मीन्स 5d1 नहीं, 5d1 पर जाएगा। इट मीन्स कि छठे रो का d1 पर चला जाएगा, यानी ये रिप्लेस हो जाएगा छठे रो का d1 पर। ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा 5D, यानी हमारे देखो इसमें जो लिखे हैं 3D, ये 4D आया है। 4D के बाद ये जो चलेगा ये अब आता 5D। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में चला जाएगा 5D पर। अच्छा, ये जब भी देखें कि ये 4F वाला 5D पर क्यों चला जाएगा, इस बात को भी समझने के लिए बहुत ही तो ये जो हमारा खिसक के जा रहा है यानी 4F हमारा ये 5D1 में यदि देखें कि क्यों जा रहा है, ये एक्साइटेड स्टेट है। 4F जो खिसक के जा रहा है यहाँ 5D पर, यानी जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे उसमें 4F तो आया बाद में, इससे पहले आना चाहिए हमारा D, रियल में आना चाहिए पहले। लेकिन ये जो अकॉर्डिंग टू द अबाव के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यदि लिखते हुए हम जा रहे हैं तो ये बाद में दिख रहा है। देखो यहाँ 6 भी आ चुका है। तो ये जो 6 आ गया है ना, जो हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 2, 8, 18, 2, इस तरह से जो बढ़ते हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉन्फ़िगरेशन यदि हम इस तरह से लिखेंगे बोरबरी और रदरफोर्ड योजना के अकॉर्डिंग, तो यहाँ यदि 17 होगा, इलेक्ट्रॉन 17 होगा तो भी यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है? 2 के बाद ये 3 नहीं होगा। यदि 2 आ गया और इलेक्ट्रॉन हमारे पास है तो ये 3 नहीं होगा। ये अब इससे अपने आगे वाले से पूछेगा, ये तुम्हें और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ले लो। ठीक? ये और आगे वाले से पूछेगा, ये इससे पूछेगा, ये इससे पूछेगा। तो ये इसमें यानी जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाता है वो पीछे के 2 सब सेल्स को देखेगा कि उसमें कंप्लीटली भर गया है कि नहीं। यदि भर गया है, क्लास 2 जनरेट हो, सब सेल जनरेट तो हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डाल के इलेक्ट्रॉन सब सेल जनरेट हो जाएगा। लेकिन 2 से ये 3 नहीं जाएगा इसमें, जब तक कि इससे पहले वाले 2 कक्षा फुलफिल न हो जाए। ठीक है ना? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहानी यहाँ रखी गई थी। ये जो 4F1 में जो एलिमेंट हमारे दिख रहा है ये एक्चुअल में पहुंच जाएगा ये इससे पहले यानी 5D1 में, और ये जो 5D1 में गया ये हमारा 5, यदि टेबल में देखें पीरियडिक टेबल में तो 5D1 हमारा कहाँ आएगा? 6 रो के D1 का तत्व है ये। ठीक है ना? छठे रो के D1 में आएगा। क्लियर है? ठीक इसी तरह से अब ये यदि आ गया D1 में तो ये तो खाली हो गया। इट मीन्स कि 4F2 जो आ रहा होगा 4F2, ये देखो ये आया है यानी 58। अब ये जो 4F2 है ये खाली हो गया है, 4F1 खाली हो गया है। तो 4F2 अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इसमें चला गया 5D में भेज दिया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन 4F2 वाला इलेक्ट्रॉन अब चला जाएगा 4F1 में आ जाएगा। ठीक है ना? यही रीजन है कि ये जो 58 है वो F ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट हो जाता है। ठीक है ना? इसी तरह से यदि 4F यहाँ 3 आ जाए
तो ये रिप्लेस हो जाएगा 4F2 पर। 4F4 आ जाए तो 4F3 पर, यानी F ब्लॉक में ये चलते जाएंगे 2 3 इस तरह से करके। और जो F14 आ रहा है, F14 आ रहा है, वो एक्चुअल में कहाँ होगा? वो हमारा एलिमेंट है 5D1 का, ठीक है ना। 71 यदि हम लिख रहे हैं तो 71 कहाँ जा रहा है? 5D1 में जा रहा है। तो ये 71 जो 5D1 में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये 5D1 रिप्लेस होगा ना, कहाँ हो जाएगा? अब देखो इसको क्लियर समझो। ये यदि 2 वाला F2 वाला गया F1 में, F3 गया F2 में, F4 गया F3 में, तो इस तरह से F13 कहाँ चला जाएगा? F14 गया F13 में। और F14 वाला जो एलिमेंट है F14, वो एक्चुअल में वो कहां से रिप्लेस हो गया होगा? 5D1 से, ठीक है ना। क्योंकि इसको खाली कराया गया है, ये इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे, तो इसको खाली कराया गया था। और ये इलेक्ट्रॉन जो थे वो कहां से थे? 14 वाला यहां दिखता, जो F के 14 में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा था वो हमारा 5D1 का था। इससे उसको रिप्लेस किया गया था, जो कि हम टेबल में एरो लगा के रिप्लेस करते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कृपया ये यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।